आज ईरान वैश्विक स्तर पर एक विश्वास बैठक कर रहा है और उसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और मीडिया प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है और उन्हें वीजा भी दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्राहाची ने एक ऐसी बात की पुष्टि की है जिसके बारे में कई लोग पूछ रहे थे। ईरान ने परमाणु संवर्धन नहीं किया है। उस विस्फोट के बाद यानी बंकर बस्टर बम गिराए जाने के बाद उन्होंने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी यही बताया। उन्होंने माना कि ये घटनाएं अमेरिकी हमले के कारण उनकी नहीं थीं। उनके सभी परमाणु संवर्धन संयंत्र नष्ट हो गए। फिर आपको एक घटना समझनी चाहिए। उन्होंने पहले कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और उसका आयोग इससे हट गया है और वे उनके साथ निरीक्षण कर रहे हैं। यानी ईरान ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया? यह कोई प्रतिबंध नहीं था। इजराइल का संभावित खतरा था। इजराइल ने कहा कि वह फिर से हमला करेगा। बस यही कारण था। आखिरी बार इजराइल ने ईरान पर 13 दिनों तक कैसे आक्रमण किया और डरा हुआ था। आप जानते हैं, एक और तथ्य है। ईरान में तेहरान शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। पानी नहीं है, यानी सूखा पड़ा है। भयंकर सूखा। यह लगभग 9-10 दिनों से चल रहा है। अगर उस शहर में पानी है तो लगभग 1 करोड़ लोग हैं। भले ही वह शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया हो, उस शहर का प्रशासन दूसरी जगह स्थानांतरित करना पड़ा है। यानी ऐसा सूखा पड़ा है जो ईरान के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। हर तरह से ईरान हर चीज से अभिभूत है। अल खमैनी का बयान देखिए। केरल के मीडिया और अखबारों में क्या कहा गया? मैंने उस दिन कहा था कि ईरान ने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि मुवित पूरी तरह से नष्ट हो गया था। ऐसा ही हुआ। ईरान युद्ध से पूरी तरह से नष्ट हो गया और अगर उन्हें एक और झटका लगा तो वे ढह जाएंगे। मसूद पेजेस्किन ने अपने मंत्रिमंडल में क्या कहा? अगर वे आगे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, भले ही वह परमाणु हो, को वे लंबी दूरी के हथियार जैसी चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वे किसी चीज पर बमबारी करेंगे। जब वे बमबारी करते हैं तो सेना, जिसमें नागरिक भी शामिल है, पूरी हो जाती है। वे ऐसे हथियार क्यों बना रहे हैं जो इस तरह भड़काते हैं? उन्होंने इससे दूर हटने का फैसला किया है। मेरा मतलब है कि लगभग 5-6 महीने बाद वे संयुक्त राज्य अमेरिका, अन्य यूरोपीय देशों और अरब देशों के साथ समझौता कर लेंगे। क्योंकि वे देश बच नहीं सकता, आपको एक बात समझनी होगी। विलवणीकरण, यानी समुद्र के पानी को लेकर उसे पीने का पानी में बदलना। ईरान में लगभग 90 संयंत्र हैं जिनका उपयोग पेयजल और कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। वे बहुत पुराने हैं। इनकी मरम्मत नहीं की जा सकती। इस वजह से ये पूरी तरह से टूट चुके हैं। आपको किसी देश की स्थिति के बारे में सोचना होगा, क्योंकि उसी समय यह घटना घटी थी। ईरान ने खुद इन पत्रकारों को बुलाया और वहां एक सम्मेलन आयोजित किया। उन्होंने तेहरान में लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा कि उन्हें आगे बढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें परमाणु आगे बढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी परमाणु आयोग ने कहा कि वे निरीक्षकों को बुलाकर निरीक्षण करवा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इजराइल बार बार हमला करे। वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे देख रहे हैं कि वहां क्या हुआ। यानी इजराइल नामक सेना पर मिसाइल से हमला हुआ। उनकी वायुसेना से मिसाइल से हमला हुआ। उनकी पूरी वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह से नष्ट हो गई। रक्षा प्रणाली में एक भी विमान नहीं था और सिर्फ रक्षा प्रणाली ही एक विमान विहीन देश बन जाएगी। मैं यही कह रहा हूं। यह कोई यात्री विमान नहीं है, यह एक सैन्य विमान है। इसका परिवहन विमान है। बाकी सब पर हमला हुआ है। ईरान के बारे में यही सबसे बड़ी भूल है। वरना आपको हर हफ्ते अली खुमैनी और उनके मंत्री, भले ही वह राष्ट्रपति है, फिर भी दूसरे लोग कह रहे हैं कि वहां की सेना को पीटा जाएगा, तबाह किया जाएगा और बर्बाद किया जाएगा। वह चुपचाप चले गए। अगर उन्हें एक और झटका लगा तो वह देश खत्म हो जाएगा। सबसे पहले पीने के पानी की समस्या यह है कि किसी देश में पीने का पानी राशन के जरिए दिया जाता है। राशन के जरिए प्रति व्यक्ति कितने लीटर पानी दिया जाता है? उस तरीके की वजह से पानी की बहुत कमी है। इस भयंकर कमी के कारण उसके सभी बांध लगभग खाली है। सूखे में बहुत कम है। यह एक समय में फारस नामक एक बड़े देश की बात है। यह उस देश के गौरव की बात है। इसके अलावा कितने छद्म संगठन बनाए गए हैं। हिजबुल्लाह, हमास, हूती, जिस देश ने पूरी शिया घटना को जन्म दिया। तथाकथित हमास ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें पता है कि उन्हें कहीं से मदद नहीं मिलेगी।
हिजबुल्लाह की कीमत खत्म हो गई है। हालांकि हूती संगठन पूरी तरह से चुप है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें चुप करा दिया। इजराइल ने उन्हें पीटा और नष्ट कर दिया। आपने स्वेज नहर को कोई समस्या नहीं है। मैं इन अरब देशों को पहले दिन से आगे बढ़ने की सलाह देता हूं। वे इस छद्म और इस आतंकवादी संगठन के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए ये सभी अरब देश इजराइल का समर्थन करके चले गए। उन्हें इसे नष्ट करने दो। यह उनके लिए एक संभावित खतरा है। इससे एक सबक यह मिलता है कि अगर ईरान नाम का देश पूरी तरह से यानी परमाणु शक्ति से संपन्न इन घटनाओं और अन्य देशों के लिए इस संभावित खतरे से नहीं उबरता, अगर वह पूरी तरह से नहीं बदलता, तो वह देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसके वर्तमान राष्ट्रपति मसूद पेशेशकन एक प्रगतिशील है। आप तो समझना चाहिए कि इस युद्ध के बाद हिजाब से जुड़े इस एक मुद्दे की वजह से उस सरकार ने खुद कहा था, हिजाब पसंद करने वालों को परेशान मत करो, इसके नाम पर धार्मिक आयोजन बंद करो। और इस बार क्रिसमस का बड़ा जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि लोग पहले की तरह कोई धार्मिक समस्या पैदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी गतिविधियां वैश्विक स्तर पर चल रही हैं। ईरान नामक देश का यही सबसे बड़ा पतन है, यानी वे कट्टर इस्लामी तरीके से लोहा मछली शासन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस देश की आर्थिक समस्या एक और समस्या है। उनकी सेना चली गई है। उनकी सेना यानी उनकी वायु सेना समाप्त हो गया है। मध्य पूर्व की शक्ति वही है जो इजराइल है, क्योंकि जिस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका नाटो का प्रमुख है, वह मध्य पूर्व का प्रमुख है, और पूरी तरह से मध्य पूर्व का प्रमुख होने के बावजूद इजराइल सैन्य शक्ति में नंबर 1 है। इससे ईरान को एक सबक मिला और उन्होंने भी एक कोने में चला गया। यह हुआ